वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम कोर्स कोड 8623 के बारे में बात कर रहे थे, एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान, और हमने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया और उनके डिटेल्ड आंसर कंप्लीट नोट्स भी थे, और उम्मीद है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी वो वीडियो। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक कुछ और इम्पॉर्टेंट जो गेस्ट पेपर क्वेश्चंस है वो देखेंगे। तो उम्मीद है उसके बाद आप लोगों के पेपर की तैयारी पूरी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट एंड क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। सबसे पहले हमने देख लिया कि एलिमेंट्री एजुकेशन है क्या, पाकिस्तान में इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, उसके बाद उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती हैं, फिर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो टीचर्स को फेस करने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्लासरूम मैनेज किस तरह से किया जाता है और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट में हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है। ये बेसिकली वो प्लानिंग है जो एक टीचर बनाता है कि वो किस तरह से जो उनका लेक्चर का गोल या जो एम है वो उसको अचीव कर सके। क्लास में डिसिप्लिन उन्हें किस तरह से मेंटेन करना है, लेक्चर किस तरह से डिलीवर करना है, बच्चों से फीडबैक और उनके असेसमेंट वो सब कुछ किस तरह से करना है। तो एक क्लासरूम के माहौल को ऑर्गेनाइज करके रखना और मैनेज करना वो क्या कहलाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट। टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से, ये कुछ नीचे हेडिंग्स दी गई हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको इन्हांस कर सकते हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर्स, क्लासरूम्स के कुछ क्लियर कट रूल बना दें और बच्चों को स्ट्रिक्टली वो उनसे फॉलो भी करवाएं कि जब टीचर आ जाएगा क्लास में आपने बोलना नहीं है, आपने क्लास में रैपर्स नहीं फेंकने, आपने एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करनी, आपने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। कुछ रूल्स बना दें और वो बच्चों से स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं। फिर जब वो क्लासरूम में आए तो बच्चों को पता हो कि ये काम हमने करना है और यह काम हमने नहीं करना, उनके बिहेवियर के हवाले से, उनकी रूटीन के हवाले से। पॉजिटिव रिलेशनशिप, बच्चों को एक दूसरे पर भी ट्रस्ट हो, टीचर पर भी ट्रस्ट हो, वो हेल्प करते हों एक दूसरे को समझें और सपोर्ट करें, स्टडी के हवाले से भी और इमोशनली भी। क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, चार्ट्स वार्ट्स लगे हों, साफ़ सुथरा क्लासरूम होगा तो बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो उनकी जो लर्निंग है वो उस तरह से बढ़ेगी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, किस तरह से लेक्चर कन्वे किया जाएगा, किस तरह से बच्चों से फीडबैक लिया जाएगा, एक दूसरे के समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर जो बात कर रहा है बच्चों के कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज़्यादा, या फिर एजुकेशनल वो भी आ जाता है इसमें कि बच्चे चूँकि एलिमेंट्री लेवल, हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, और टीचर कुछ बहुत ही अजीबोगरीब सी लैंग्वेज बोल रहा है तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे। तो कम्युनिकेशन गैप बैरियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिहेवियर मैनेजमेंट जो है, एक टीचर को भी पेशेंट्स के साथ डील करना चाहिए और बच्चों का बिहेवियर भी मैनेज करना चाहिए। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, हर बच्चे का बिहेवियर अलग है। ये होती क्या है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में तमाम बीएड की वीडियोस की यूट्यूब वीडियोस की लिंक्स मौजूद है, आप लोग वहाँ से किसी भी वीडियो पर स्विच कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस क्या है ये हम तफसील से पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा रूटीन एंड ट्रांजिशन, रूटीन कैसी होनी चाहिए, बच्चों की रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं, स्टूडेंट एंगेजमेंट कैसी है और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ये सब कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ जो क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, टीचर्स को इन पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह से वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं बच्चों की लर्निंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इलेबोरेट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। पाकिस्तान में एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन के प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है लिमिटेड एक्सेस एंड इनरोलमेंट इन रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड एरियाज़, यानी कि दही इलाकों में बच्चों को स्कूल अक्सर भेजा ही नहीं जाता, काम करवाए जाते हैं, या जो भी वजह है, पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, वजूहत जो भी हैं, लेकिन ये इशू है पाकिस्तान में। करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ड्यू टू इन एडुकेट रिसोर्सेज, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो वैसी नहीं है जैसी ये किताबों में मौजूद है, तो प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाई जा सके। एंड जेंडर डिस्पैरिटीज़ जो है, जैसे कि अक्सर गाँव में जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर लड़कों को तालीम के लिए भेजा जाता है, लड़कियों को नहीं भेजा जाता, तो ये एक इशू भी आ जाता है इसमें। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर, जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं हैं,
फिर वो मॉडर्न जो कोर्स है उसको नहीं पढ़ा पाते। इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, जो स्कूल्स हैं वो उस तरह से नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करके हम एलिमेंट्री एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा है इररेलेवेंट करिकुलम दैट डजंट मीट स्टूडेंट्स नीड। जो करिकुलम है वो रेलिवेंट होना चाहिए, जो मॉडर्न नीड्स क्या हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, उन चीज़ों को इम्प्रूव करके उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अगर करिकुलम ही 20 साल पुराना है, वो आउटडेटेड है, तो उसके साथ आप जो मॉडर्न नीड्स हैं सोसाइटी की, वो कैसे पूरी कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको अपने कंट्री के लिए हेल्पफुल बना सकते हैं। इसके अलावा है इन इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन फेवरिंग अर्बन एरियाज़ के जो रिसोर्स हैं उनको किस तरह से एरियाज़ के हिसाब से तकसीम किया जाए। अगर आप पूरे के पूरे फंड्स और पूरी की पूरी सपोर्ट जो है वो मॉडर्न जो कुछ स्कूल्स हैं या जो बड़े शहरों के स्कूल्स हैं उनको दे रहे हैं, और अपने मुल्क के जो दही इलाकों के स्कूल्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन जो है वो किस तरह से प्रमोट हो रही होगी। तो पहले ये डिसाइड किया जाए कि कहाँ पर कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और उसके बाद उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं और फिर उनको यूज़ भी करवाया जाए बच्चों के एजुकेशन के हवाले से। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस सच एज़ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। हमारे मुल्क में लाखों बच्चे स्कूल से बाहर इसलिए हैं कि चाइल्ड लेबर करवाया जाता है। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या जो भी, या फिर पेरेंट्स में अवेयरनेस की कमी है या गुर्बत इसकी वजह है, जो भी है, तो इन सारे मसाइल को सॉल्व करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस मामले में बच्चों को सपोर्ट करे। जो बच्चे फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं कि वो एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें, उनके लिए कुछ वज़ाइफ रखे जाएँ या जिस तरह से भी उनको सपोर्ट किया जाए। तो इस इशू को रिज़ॉल्व करने से बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको इस मामले में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद है लैंग्वेज बैरियर अफेक्टिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। जो लैंग्वेज बैरियर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग वैसे तो उर्दू नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान की, लेकिन टीचर्स को ये बात अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि उन्हें किस तरह से बच्चों को समझाना है। अगर बच्चे अपने मदर टंग में समझना चाह रहे हैं जिस तरह से भी, तो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता सिखा कर एलिमेंट्री लेवल, चूँकि बेसिक लेवल है उनकी लर्निंग का, तो वहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग प्रेशर, और बच्चों की जो इवैल्यूएशन है वो अच्छे से हो। लिमिटेड टीचर अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी है वो अच्छे से की जाए। अगर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो जो परफॉर्मेंस है वो मुतासर होगी, बच्चों की लर्निंग और टीचर्स की जो टीचिंग है वो इससे इफ़ेक्ट होगी। इनसफिशेंट स्पेशल एजुकेशन सर्विस फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनकी जो ज़रूरतें पूरी करने के लिए किस तरह से उसको सपोर्ट करना चाहिए, बुलिंग और वायलेंस को स्कूल्स में किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो कमी है, टीचर्स की ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग है, उस बात पर ध्यान देना चाहिए। और लिमिटेड पेरेंटल एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि पेरेंट्स के साथ लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है, इसके अलावा अवेयरनेस बैरियर भी आ जाता है, अवेयरनेस भी नहीं होती। तो पसमानदा इलाकों में जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो इस मामले में सपोर्ट नहीं करते, तो इस मसले को भी रिजॉल्व करना चाहिए अवेयरनेस के थ्रू। तो इस हवाले से हमें अपने मीडिया को भी इस्तेमाल करना चाहिए। और लैक ऑफ लाइफ स्किल्स एजुकेशन इन द करिकुलम, जो सबसे अहम पॉइंट है। हमारा जो करिकुलम है इसमें लाइफ स्किल एजुकेशन से क्या मुराद है कि बच्चों को वो टेक्निक सिखाई जाएँ, वो स्किल्स सिखाई जाएँ जो आगे फ्यूचर में उनकी हेल्प कर सकें। आप किताबी बातें पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई मुल्क उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा तो फिर बच्चे उस एजुकेशन को इस्तेमाल कैसे करेंगे। जो उनकी लर्निंग है वो इतनी प्रैक्टिकल तो होनी चाहिए ना, कि अगर उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही तो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए वो इंडिपेंडेंट बन सके, या फिर वो अपना फ्यूचर जो है वो खुद से बना सके। तो जो करिकुलम है वो इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो बच्चों को लाइफ स्किल्स की तरफ आएँ, प्रैक्टिकली उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने की तरफ आएँ और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ आएँ। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं, उसकी वजह से भी बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होता है। तो सियासी तौर पर एक मुल्क कितना स्टेबल है, ये बात भी बच्चों की एजुकेशन और उनकी लर्निंग पर बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल के पाकिस्तान में, जिनके बारे में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और इनको बेहतर बनाकर ही हम एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ से जब बेस बेहतर बनेगी तो उसके बाद हायर एजुकेशन की तरफ बचे जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
एवेल्यूएशन से क्या मुराद है, एलिमेंट्री एजुकेशन में ये किस तरह से होगी, इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, हम इस क्वेश्चन में उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन होता क्या है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स टू डिटरमाइन देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक बच्चों का अंडरस्टैंडिंग का कितना लेवल है, वो एक बात को कितना परसीव कर पा रहे हैं, जो एजुकेशनल मेथड्स हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं और वो कितना उससे सीखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जज करने का तरीका कौन सा है, इवैल्यूएशन। बच्चों से डिफरेंट इवैल्यूएशन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए उनकी लर्निंग को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, बच्चों की स्किल्स कितनी वो सीख पाए हैं और एजुकेशनल ग्रोथ उनकी कैसी रही, उनके उस पूरे एजुकेशनल स्पैन जो भी उनका एजुकेशनल ईयर है उसमें, तो इसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो असेसमेंट मेथड इंक्लूड है, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, एवेल्यूएशन के टेस्ट हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशंस। इनमें से कौन सा एवेल्यूएशन मेथड होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स कौन कौन सी हैं, यानी कि बच्चों ने कितना सीखा, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो एम्स थे टीचिंग के, वो अचीव हो पाए या नहीं। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन क्या हो सकती है कि बच्चों से लर्निंग प्रोसेस के दरमियान फ़ीडबैक लिया जाए कि क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है और किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। समेटिव एवेल्यूएशन क्या होता है, असेसिंग ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ अ यूनिट। जो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है ये साथ साथ चलती है, और जो समेटिव एवेल्यूएशन है वो है कि एक साल एंड होने के बाद, एक सेमेस्टर एंड होने के बाद, एक यूनिट एंड होने के बाद देखा जाए कि हमने इससे क्या सीखा, कितना सीखा और वो इस मामले में कितना हेल्पफुल रहा। फीडबैक एंड रिपोर्टिंग स्टूडेंट फीडबैक के थ्रू ही बता सकते हैं कि वो कितना सीख पाए। टीचर रिफ्लेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन अडेप्टेशन, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली जो भी कमियाँ कोताहियाँ रही हों उनके साथ साथ दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के फीडबैक की हेल्प से। तो आप लोग इन हेडिंग्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इनमें डाटा पुट करके क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। हम देख चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर इवैल्यूएशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन। पहले तो हमने ये देखा कि इवैल्यूएशन है क्या, अब हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, किस तरह से हम असेस कर सकते हैं। बहुत सी टेक्निक्स हो सकती हैं और वो कौन कौन सी हैं। मल्टीपल चॉइस टेस्ट भी हो सकती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ वगैरह रखे जाएं और उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, बच्चों के टेस्ट लिए जाएं और उससे उनकी जो वैल्यूएशन है वो हो जाएगी। ट्रू फाल्स टेस्ट हो सकते हैं, मैचिंग टेस्ट हो सकते हैं, कॉलम वगैरह मिलाने का, आप सब लोग इन सब टर्म से अवेयर होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, ऐसे टेस्ट हो सकते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट हो सकती हैं, औरल टेस्ट हो सकते हैं, बच्चों से ज़ुबानी सुना जाए कि लास्ट लेक्चर उनका कैसा रहा, या फिर टेस्ट जो है हर दफ़ा रिटन नहीं औरली भी लेना चाहिए ताकि बच्चों को एक्सप्रेस करना आए, बोलकर बताना आए कि उन्होंने क्या सीखा। पोर्टफोलियो असेसमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड नॉर्म रेफर्ड टेस्ट, क्राइटेरियन रेफर्ड टेस्ट। तो इन सब टाइप्स की आगे कुछ तफसील बताई गई है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है। These tests are used to identify students' strength and weakness at the beginning of the unit academic year, guiding instructional planning and individualized support। यानी कि डायग्नोज जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक साल स्टार्ट करने से पहले शुरू पर ही बच्चों का टेस्ट लेकर देखा जाए कि इस स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड इनका पहला नॉलेज कैसा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चों की नई नई क्लास स्टार्ट हुई है तो पहले स्टार्ट पर ही ये देखा जाए कि वो पहले से कितना जानते हैं, या फिर जो उनका एजुकेशनल लेवल है, जो उनका लर्निंग लेवल है वो कहाँ पर है, फिर अकॉर्डिंगली जो है वो आगे उनका जो कोर्स है वो स्टार्ट करवाया जाए। नॉर्म रेफर्ड टेस्ट कौन से हो सकते हैं। दीज टेस्ट कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ लार्जर ग्रुप, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ दे रैंक कंपेयर टू देयर पीयर्स। तो आप लोग इनको रीड कर लीजिएगा, उम्मीद है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पियाजे थ्योरी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे थ्योरी हमने एक और कोर्स कोड में भी डिस्कस की थी, अब हम फिर से देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है वो उससे क्या मुराद है। इसका मतलब है कि बच्चों की फ़िज़िकली, सोशली, इमोशनली ग्रोथ और उनकी लर्निंग कैसे रही फ्रॉम बर्थ टू अराउंड 8 years ऑफ एज।
उनके पैदा होने से लेकर उनकी 8 साल की उम्र तक उनकी फ़िज़िकली, इमोशनली, मेंटली ग्रोथ कैसी रही, उसको हम क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों की जो इब्तदाई नशोनुमा है। पियाजे ने इस हवाले से एक थ्योरी दी और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पियाजे थ्योरी की डिफरेंट स्टेजेस थी। सबसे पहले था सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ से लेकर 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी जो भी इन्फेंट एक्सप्लोर दी वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे अपने स्टार्ट पर सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए जो सीखते हैं 2 साल तक, उस स्टेज को बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर 7 साल के बच्चे तक। इसमें वो खेलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये सब आ जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 साल से लेकर 11 साल के बच्चे तक। उसमें वो लॉजिकल थिंकिंग की तरफ आता है, स्किल्स की तरफ आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ की तरफ आता है, सोल्यूशन ढूंढने की तरफ आता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ आता है। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 साल से लेकर उसके बाद। तो इसमें तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ और क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ये पियाजे की डिफरेंट स्टेजेस थी, आप लोग इनको तफसील से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट के हवाले से एक एक्सपर्ट की थ्योरी को डिस्कस करें। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग आउटलाइन स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग दैट इंडिविजुअल प्रोग्रेस थ्रू एज दे डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मॉरल डेवलपमेंट है तो ये एक इंसान की अपनी कितनी सलाहियत है कि वो सही और गलत के दरमियान फैसला कर सके। इस हवाले से लॉरेंस कोलबर्ग ने थ्योरी पेश की। उसने कहा कि मॉरल डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस जो इंसान की पूरी ज़िंदगी तक चलता रहता है, ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं होती। तो मॉरल डेवलपमेंट इंसान के साथ चलती ही रहती है। इसकी जो थ्योरी है उसके जो मेन 3 लेवल्स हैं एंड हर लेवल के जो आगे हैं वो आगे कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले है प्री कन्वेंशनल लेवल, देन है कन्वेंशनल लेवल और उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल कौन सा है? इसमें स्टेज 1 एंड 2 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। चिल्ड्रन फोकस ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट और ओबीडियंस। बच्चों को पनिशमेंट से डर लगता है और इसलिए वो ओबीडियंट रहते हैं, तो प्री कन्वेंशनल लेवल में आ जाएगा। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। चिल्ड्रन मोरल रीजनिंग इज गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड द नेशन ऑफ फेयरनेस एज एन एक्सचेंज ऑफ फेवर। उसके बाद है कन्वेंशनल लेवल। इसमें आ जाएगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि बच्चे सोशल नॉर्म्स को एक्सचेंज करते हैं और रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, जो भी सीखते हैं मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। मॉरल जजमेंट आर बेस्ड ऑन फुलफिलिंग ड्यूटीज़ फॉलोइंग लॉज, ये हायर लेवल है इसका। उसके बाद आ जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। बच्चे इस तरफ आ जाते हैं कि उनके हकूक़ क्या हैं और उन्हें सोशली कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। और उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सली पूरी दुनिया में राइज होते हैं, जस्टिस, इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड, उससे रिलेटेड है ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कोलबर्ग जो थ्योरी है वो कहती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो हो सकता है कि हाईएस्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पर ना पहुंच पाए, लेकिन और उनकी जो भी प्रोग्रेशन है वो एंड प्रोग्रेशन थ्रू द स्टेज इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज कल्चरल वैल्यूज़, एजुकेशन और लाइफ के एक्सपीरियंस के लिहाज से जो उनकी लर्निंग और इस हवाले से डेवलपमेंट है वो मुतासर हो सकती है। तो ये थ्योरी जो है वो इसी से रिलेटेड ही थी कि हमें मॉरल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और एथिकल थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए और इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये था सेकंड पार्ट हमारी वीडियो का। उम्मीद है आप लोगों को जो है पेपर की तैयारी हो गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स कोड में। आप लोग अगर किसी और कोर्स की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।